नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, हमले तीखे होते जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। इस पर जमकर सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण पर डाका डालकर मुसलमानों को देने जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंधाधुंध निजीकरण का कर करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। दोनों तरफ से दावा है कि आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे और दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का भी आरोप है। इस मुद्दे पर आज मुकाबला में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुकाबला में आज का सीधा सवाल, आरक्षण पर कौन सच्चा कौन झूठा। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है अशोक भारती साहब, जो चेयरमैन है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस, प्रदीप भाटी हैं स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, सिद्धार्थ यादव भाजपा के, नंद गोपाल गुजर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अंजुम आरा जेडीयू की स्पोक्स पर्सन है और ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं आपसे शुरुआत करूंगी सिद्धार्थ यादव जी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां पे लिखा हुआ है कि वो आरक्षण SC ST और OBC से लेकर के मुसलमानों को दे देंगे? देखिए मारे, आज क्योंकि आपने बहुत सीधा सवाल पूछा है, तो कांग्रेस पार्टी की जो नीति रीति रही है और जो मैनिफेस्टो रहा है, पेज वाइज पॉइंट वाइज भी बात करेंगे और हिस्टोरिकली जो कांग्रेस पार्टी देश के पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, शोषित वंचित सब समाजों के साथ जो करती आई है अपने एक तुष्टीकरण के वोट बैंक के लिए, उसकी भी बात करना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो की बात करें, उससे शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, आपकी इच्छा पूरी करते हैं, आज मैनिफेस्टो की बात से शुरुआत करते हैं। आप मैनिफेस्टो के जब पेज नंबर 24 पे पॉइंट नंबर 5 पे जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम इस देश में जजेस की नियुक्ति धर्म के आधार पर करेंगे। ये पहली बार ये लिखा। मैं पढ़ दूं जी। माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने पेज नंबर 24 पॉइंट नंबर 5, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी व्यूअर जाकर के देख सकता है। पेज नंबर 13 पे पॉइंट नंबर 17 में कांग्रेस पार्टी ये लिखती है कि जो लोन्स हैं उनको भी वो धर्म के आधार पर देगी। एजुकेशन लोन जो युवा को मिलता है उसका भी कैटेगराइजेशन नीडी के आधार पर नहीं है, वो आधार है उसका धर्म। नहीं, उन्होंने रिलीजन लिखा है या माइनॉरिटीज? मैं जब माइनॉरिटी बोलूं, मैं इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत इसलिए कर रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब माइनॉरिटी बोलती है तो उनके प्रधानमंत्री ने बोला है पर्टिकुलरली द माइनॉरिटीज आप लिखे हुए हैं, आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसका मतलब है मुसलमान। मैंने नहीं, प्रधानमंत्री ने बोला था। देखिए, सिद्धार्थ यादव जी भाजपा के नए प्रवक्ता हैं। अब इनको जानकारी नहीं है कि खुद नरेंद्र मोदी सरकार, जो गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, तो यही नरेंद्र मोदी सरकार जो कलाल मुस्लिम समुदाय में जो कलाल होते हैं उनको OBC कोटा में, यही नरेंद्र मोदी सरकार ने कलाल, जो मुस्लिम समुदाय में जो कलाल होते हैं उनको OBC कोटा में डाला। मैं आपको कर्नाटका ले चलता हूँ। देखिए कैसे लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं और लोगों को समझने की जरूरत है। 1995 में देवगौड़ा साहब जो हैं मुस्लिम समुदाय को OBC कोटा में डाला और उसके बाद हिस्ट्री की जानकारी है, हिस्ट्री की जानकारी है। मुझे बस ये जानना है, जो माइनॉरिटीज लिखा हुआ है आपके मैनिफेस्टो में, उसका मतलब क्या है? एक नहीं, आप बस एक वर्ड में जवाब दें। नहीं, मैं आपके सवालों पे आ रहा हूँ, पहले मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए किस प्रकार से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। 2006 में बीजेपी और जेडीएस की सरकार थी कर्नाटका में। ये इतने ही मुस्लिम इस आरक्षण के विरोधी थे। मुस्लिमों को जो OBC कोटा में दिया गया, ये तो मंडल आयोग के सिफारिश पे दिया गया था। और जब इनको इतनी आपत्ति थी तो 2006 में जेडीएस बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं हटा दिया? 2008 में येदियुरप्पा की सरकार थी, क्यों नहीं हटा दिया? आप लोग दोनों की बात हो गई। प्रदीप भाटी जी, कांग्रेस क्या मैनिफेस्टो ने क्या पूरे इलेक्शन का एजेंडा चेंज कर दिया है? देखिए, 2 फेज की करारी हार के बाद और जो PDA का एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, उसको देखते हुए आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाह रही है। और वो पार्टी बात कर रही है जिसने सन 89 में RSS जैसे उनके संगठन ने घोर विरोध किया था आपका मंडल कमीशन का।
वो पार्टी जिसके जो अभी मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रही है, वो पार्टी अब ये गिना रही है कि किसको क्या आरक्षण मिला है। 1 दर्जन लगभग राज्यों में भाजपा की, जो ज़्यादातर राज्य भाजपा द्वारा शासित हैं, उनमें मुस्लिम आरक्षण है। आप बात को घुमाइए मत, बात जो है आरक्षण जैसे मुद्दे पे ये बता दीजिए किस राज्य में मुस्लिम आरक्षण है? 12 राज्य हैं लगभग जिनमें मुस्लिम ओबीसी में आरक्षण है, जिसमें मुस्लिम वो है, जिसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, मैं नाम गिनता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियों में आपको जानकारी पूरा पड़ी है। आप जब ये बात करते हैं पूरा पढ़ के आइए। उसका कारण बताऊंगा। नहीं, कारण आप बाद में बताइएगा, पहले राज्य सुन लिया आपने, राज्य पूछे, ठीक है। हरियाणा, गुजरात में बहुत सारी जातियां हैं जो मुस्लिम आरक्षण, जिनके अंदर, जिसमें ओबीसी के अंदर मुस्लिम आरक्षण है, और कहीं पे भी यहाँ कास्ट नहीं लिखा गया। ओबीसी अदर, मैं आपको राज्य गिना रहा हूँ, 12 राज्यों में लगभग है, जिसमें से उसके बता पा रहे हैं आपने 12 राज्य बोले। अरे राज्य आप गिनिए, हरियाणा है जिसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है जिसमें हरियाणा, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, जिसमें बिहार है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें राजस्थान है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये भारतीय नहीं है। तमिलनाडु किसका शासित है? अरे मैंने कहा 12 राज्यों में है, और मैंने शांत हो जाइए, भाजपा शासित है। शांत हो जाइए, आप आधा शांत हो जाइए, क्योंकि 12 राज्य हैं जिनमें से एनडीटीवी ज्यादातर का मंच है, एनडीटीवी का ये मंच है, भाटी साहब नहीं, भाटी साहब, और आपको भी ये मैं बोल दूं, ये एनडीटीवी का मंच है, यहाँ पर एक दूसरे पर इस तरह से तीखा वार नहीं होता है। आप लोग करेंगे इस तरह की बात नहीं, लेकिन आप लोग एक दूसरे को बोलेंगे, लेकिन शांति से बोलेंगे, शांति से। जी 20 सेकंड आपके पास है, मैं बाकी आगे लाऊंगा। ये सारे राज्य जिसमें ज्यादातर भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें भी आरक्षण है, लेकिन आरक्षण देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, ये राज्य, बिहार जिसमें एनडीए की सरकार चल रही है, सब भाजपा द्वारा शासित राज्य है और मेजर राज्य है इसमें। और दूसरा उससे महत्वपूर्ण बात, जिसकी हमने उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, आपने बोल लिया, एक महत्वपूर्ण बात बोल लिया। अब अशोक भारती साहब जी, रियल पिक्चर क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो आरक्षण है वो 3 हिस्सों में हम देखते हैं। एक आरक्षण है शेड्यूल कास्ट के लिए, एक आरक्षण है शेड्यूल ट्राइब के लिए, एक आरक्षण है ओबीसी। ओबीसी के अंदर ज्यादातर माइनॉरिटीज जो हैं वो ऑलरेडी रिजर्वेशन में कवर्ड हैं। उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, और गुजरात में तो क्षत्रिय भी हैं। तो हमको ये समझना है कि मंडल कमीशन जिसको ओबीसी मानता है, जिसको बैकवर्ड मानता है, वो सारे के सारे रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो डिबेट चल रही है, ये मुझे लग रहा है केवल पब्लिक ऑप्टिक्स है। निजीकरण कब शुरू हुआ और आज कितना तेज है सब जानते हैं। अगर आप देखेंगे 2014 में जब ये मौजूदा सरकार आई थी तो करीब 29 लाख केंद्रीय सरकार में नौकरियां थी, आज केवल 18 लाख नौकरियां हैं। पिछले 10 सालों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, इनमें करीब शेड्यूल कास्ट में 37%, शेड्यूल ट्राइब में 38%, ओबीसी में 20% सीटें कम हुई हैं। तो ये हमें समझना है कि जो आरक्षण है वो वाकई में इस देश में एक सबसे ये बड़ा प्रोजेक्ट था कि जो जमातें सरकार में, प्रशासन में, इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकर इंस्टीट्यूशन में नहीं है, उनको शामिल करने की एक मुहिम थी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को गरीबी मिटाओ अभियान बनाना चाहती हैं, जो कि मुझे लगता है संविधान सम्मत नहीं है। नंद गोपाल जी, ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा उठा है और कांग्रेस मैनिफेस्टो पर पूरा डिबेट शुरू हुआ है, वो सेकंड फेज के बाद हुआ है। उससे पहले अगर आप देखिए तो भाजपा अपना विजन बता रही थी, 400 पार के नारे लगा रही थी, और साउथ इंडिया में किस तरह से उसके इनरोड्स हो रहे हैं उसकी चर्चा कर रही थी। तो ये मैनिफेस्टो सेंट्रिक डिबेट जब हुआ तो ये क्या मतलब, क्या कौन इस पे भ्रम फैला रहा है? सबसे पहले तो मारिया जी मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आज दोनों पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी या इंडी गठबंधन के लोग हैं, ओबीसी की बात करने लगे हैं, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करने लगे। मंडल कमीशन 89 में इम्प्लीमेंट हुआ था और आज 2024 में ओबीसी की बात लोग इसलिए करने लगे हैं कि ओबीसी के लोग जागरूक हुए हैं, वो समझदार हुए हैं, वो अपने वोट की कीमत जानने लगे हैं, वो समझने लगे हैं कि हम जिस व्यक्ति को वोट देंगे अपना नुमाइंदा बनाएंगे, ओबीसी की बात करेगा, प्रशासन में जाएगा, राजनीति में जाएगा और जाकर ओबीसी के लोगों के हकूक रखेगा। आज ओबीसी इस देश में
शासन का डिसाइड करती है किस जिसमें ओबीसी जाएगा वही देश की सत्ता को चलाएगा। और तभी सभी पार्टियां ओबीसी की बात कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो और आज मोदी जी तो देश के ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। और वो यदि ओबीसी की बात करते हैं, सभी दल ओबीसी की बात करते हैं तो मैं समझूंगा कि आज सच में और ईमानदारी से देश के विकास की बात, देश के समग्र विकास की बात हो रही है। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड आपको ये बताना चाहूंगा, मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज के लोगों को नौकरियों में तो दूर, आज पहली बार यूपीएससी में उस समाज से 18 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, जो कभी एक भी कैंडिडेट यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं करता था। वो इसलिए हुए हैं, उनमें जागरूकता आई है, उनमें शिक्षा आई है, उनका राजनीति में शेयर हुआ है। ठीक है। दिल्ली जैसे शहर में पहली बार 2014 में देश के ओबीसी प्रधानमंत्री ने एक ओबीसी रमेश बुजोड़ी को टिकट दिया। आज वो सभी लोग ओबीसी के बारे में सोचते हैं, गुर्जर समाज के बारे में सोचते हैं। अंजू महाराज जी, इस पूरे चुनाव में जब तक उन्होंने अपना स्विच ओवर नहीं किया था तो नीतीश कुमार कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, तो इस बात पर अब वो शांत क्यों हो गए, जेडीयू शांत क्यों हो गई, क्योंकि आप लोगों ने अब आप भाजपा के साथ आ गए? देखिए मारिया, नीतीश कुमार जी जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया, कास्ट सेंसस की बात या बिहार में जाति आधारित सर्वे हुआ और सर्वे में जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पे आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया और तभी से आरक्षण को लेकर के और पिछड़े अति पिछड़े दलित शोषितों का जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से उनकी भागीदारी देने की बात देश में होने लगी। और हमारे देश के आदरणीय राहुल गांधी जी भी इस बात को कहने लगे कि पूरे देश में इसका सर्वे कराना जरूरी है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, जो बिहार ने पहली बार कराया नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में। दूसरी बात, मैं सुन रही थी तमाम जो भी वक्ता है उनको, देखिए हमारे एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि संविधान में हमारे यहाँ धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। रिजर्वेशन का प्रोविजन है सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक वो आधार है। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो निश्चित रूप से जब धर्म पे नहीं है तो किसी धर्म विशेष को आप डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं या जो बहुसंख्यक समाज के लोग, उनकी सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्थिति के आधार पे उन्हें बाइफरकेट किया गया और कैटेगराइज किया गया, जिसके आधार पर रिजर्वेशन व्यवस्था लागू हुई। लेकिन बिहार के संदर्भ में मारिया, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपको भी याद होगा कि एक देश में मजाक बना हुआ था, मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको लेकर के मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा जाता था। ये वही बिहार है जो आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के नेतृत्व में जब उनकी सरकार थी, उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को सबसे पहले बिहार में लागू किया गया, जिसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने समाप्त करने का ऐलान कर दिया था। और नीतीश कुमार जी ने रविंद्र भवन से घोषणा किया था कि जब तक मैं अंजू महाराज जी, बिहार की सियासत को मैंने काफी क्लोजली ट्रैक किया है और वहां पे ऑनेस्टली किसने काम किया है ये भी सबको पता है। इसमें नीतीश कुमार अगर नहीं ज्यादा बोले और उनकी पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा ना बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पूरी पॉलिटिक्स को बिहार की धूमिल किया है और एक यू टर्न की पॉलिटिक्स फेमस कर दी है, तो इसलिए उनका स्टैंड क्या है, आइडियोलॉजिकल नहीं है कुछ भी स्टैंड, ठीक है। इसलिए अब मैं ऋषि मिश्रा को लाऊंगी। ऋषि मिश्रा जी, कास्ट सेंसस की बात अब कर रही है कांग्रेस, आप उसके बारे में बताएं, वो आप किसको देंगे अगर कास्ट का अगर नंबर्स बढ़ेगा तो? देखिए, मेरा ये मानना है कि समाज में कोई भी मेरे भाई बहन जो हैं पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको आगे लाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। और जातीय जनगणना, देखिए आज जो बीजेपी ये कह दे, बीजेपी के प्रवक्ता कह दे कि जातीय जनगणना के पक्षधर हैं या नहीं, जब जातीय जनगणना की बात आती है, खासकर एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं जो ओबीसी की राजनीति करते हैं, उन्होंने भी इन लोगों पर दबाव बनाया। जब नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार में थे, आप देख लीजिए बीजेपी ने उस चीज का विरोध किया है। बीजेपी का जो बिहार स्टेट यूनिट है और राष्ट्रीय जो बीजेपी की लीडरशिप है, दोनों का इस चीज को लेकर मतांतर है। एक तरफ बीजेपी के जो बिहार यूनिट है, जब इस प्रकार की जातीय जनगणना को लेकर जब नीतीश कुमार आगे बढ़े, तो ये लोग जब
चिट्ठी देने की बात आई तो सभी पार्टी जो बिहार के थे वो गए थे। लेकिन आप ये जान जाइए कि बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। बीजेपी ये नहीं चाहती है कि समाज में जो हमारे भाई पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उनको हम मुख्य धारा में लाएं। तो ये कहीं ना कहीं और धर्म के आधार पे प्रॉब्लमैटिक आर्ग्यूमेंट ये है। भाटी साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब आप हमारी बात सुनेंगे कि कहां पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव का मंत्र है आरक्षण हटाना? ये क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है आप लोग की तरफ से? देखिए, जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर आपने आरएसएस की भी फ्लिप एंड फ्लॉप देखा होगा पहले भी, और बीजेपी के अन्य नेताओं के भी फ्लिप एंड फ्लॉप चलते रहे हैं। आरक्षण को लेकर उसकी समीक्षा होगी, और उसके जो आपने पिछले, अगर मैं 2-3 चीज़ें गिना दूं, पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। ओबीसी जब आरक्षण की बात आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाने के बाद इन्होंने रोस्टर जारी किया। उससे बड़ी बात 59,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके अंदर जो ओबीसी कमीशन था उसने ये रिपोर्ट दी कि हाँ, उनके साथ जो लोग थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने करीब लगभग 5,844 उनको आरक्षण नहीं मिला, और उसमें धांधली हुई और बड़े आरोप लगे धांधली के। उसके बाद भी, और कोर्ट के फैसले के बाद भी, आज तक उनको ओबीसीज को आरक्षण नहीं दिया गया है अभी तक। और वो इलेक्शन से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से वो अपना आंदोलन स्थगित करके चले गए, और 2 साल से वो बैठे रहे और सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। ये ओबीसी के साथ इनका रवैया रहा है। पर अगर ये आरोप लग रहा है कि आप संविधान पर एक्चुअली एक ऐसा स्पॉट लगाने वाले हैं, अगर आप रिलीजन के बेसिस पर या धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो गलत तो नहीं बोल रही भाजपा? देखिए, हमने समाजवादी पार्टी की बहुत स्पष्ट नीति रही है इसमें, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने इसमें किसी वर्ग विशेष को नहीं छोड़ा, किसी धर्म को नहीं छोड़ा है, सभी की हिस्सेदारी की बात करिए। आप पहले उनको गिनिए, उनकी शैक्षिक साझेदारी तो समझिए, उनका कितना वो पढ़े लिखे हैं, उनकी आर्थिक असमानता कितनी है, उनकी सामाजिक असमानता कितनी है, उसे तो समझिए। उसके बाद आप आगे किसी के लिए कुछ बेटर कर पाएंगे। 2019 में जब आपकी सरकार बनी, आपने बोला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एक नया वर्ड ऐड हुआ था। तो अगर जिनकी संख्या ज्यादा है, अगर उनको ज्यादा विश्वास में लेकर उनका विकास हो रहा है, तो गलत क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये पूरा है जी। मेरे को बहुत देर बाद मौका मिला, सबकी बात का थोड़ा थोड़ा जवाब देने का अवसर दीजिएगा। सबसे पहले तो अभी राज्य समझाए जा रहे थे, और उसमें समझाया जा रहा था कहां कहां माइनॉरिटी या मुस्लिम जाति विशेष तौर से भी ओबीसी वर्ग में है, कुछ जगह तो एससी में भी वर्ग में भी है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कर्नाटक के अंदर ये कह दीजिए कि एक ब्लैंकेट रिजर्वेशन हम देते हैं, आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा होने चाहिए, आप अमीर हैं, गरीब हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ओबीसी वर्ग के 27% में आरक्षण पाएंगे। और ये इनकी सरकार अगर कर देती है, उसके खिलाफ अगर हम जाकर के बोलते हैं कि आप एससी एसटी ओबीसी वर्ग का आरक्षण कराना चाहते हैं, तो क्या गलत है? बंगाल के अंदर अगर 91 जातियों में से 85 जातियां ओबीसी वर्ग की, एक धर्म विशेष की हैं, उसके खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो क्या गलत है? अगर आंध्र में आप 5% देने का कोशिश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, तो क्या गलत है? और आपके प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जब उनने तो सबका साथ सबका विकास सोचा ही नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि संसाधनों पर पहला हमारे देश में एक पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स का है। अगर हमने उसको कॉल आउट किया तो क्या गलत है? अब मैं आता हूं इनकी बाकी बात पर। क्यों नहीं किसी को समस्या होती, या सर यहां पे बैठे हैं और दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं समस्या होती कि अगर जब जम्मू कश्मीर के अंदर आज से पहले धारा 370 हटने से पहले एससी एसटी ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता था, क्यों नहीं कोई डिबेट हुई? अगर एएमयू देश की पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने एससी एसटी वर्ग ओबीसी वर्ग के आरक्षण को छीन लिया, क्यों नहीं डिबेट हुई? अगर जामिया के अंदर 2011 में उनने छीन लिया तो क्यों नहीं डिबेट हुई? और मैं पूछना चाहता हूं, अभी भाटी जी बात कर रहे थे ओबीसी आयोग की, मैं आज क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपके व्यूअर्स के सामने, अगर हिम्मत हो तो कोई भी इनका जवाब देकर के जाए। जब 2017 में देश के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारी सरकार सदन के अंदर बिल लेकर के आई थी, तो आपने उसका क्यों विरोध किया था? कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ क्यों खड़ी थी? आप लोगों ने जब पिछड़ों को कुछ आरक्षण मिल रहा था तो आप उसके खिलाफ खड़े हुए। अब मारिया जी, सबका साथ सबका विकास, हमारा तो सिंपल एजेंडा है, सबका साथ। क्योंकि हमने जब, अब बात पूरी होने दीजिए, सबको जब हमने सिलेंडर दिए, हम नहीं पूछते कौन किस धर्म का है,
हमने जब लोगों को घर दिए 4 करोड़, हम नहीं पूछते कौन किसके तो घर ये का है। politics जब of गांव में बिजली appeasement की पहुंचाते बात हैं, हम कर नहीं रहे हैं। पूछते। Basically, हम सबको साथ लेकर के चल रहे क्योंकि हैं। वो तो आप उनको अपना वोट बैंक में बांधते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने Minorities बात को वोट बैंक मानते हैं और इन्होंने उसके बाद आप पिछड़ा आयोग की बात करी, जब पिछड़ा आयोग चर्चा कमीशन करते जो हैं बनाया reservation की, तो वो उसकी किस इसकी category बात में करी, उस कमीशन की जिसकी आप बात तक नहीं सुन रहे हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 59,000 भर्तियों में हाई उसने कमीशन ने रिपोर्ट दी कि आपने धांधलियां की हैं, उनके ऊपर एक्शन होने चाहिए, ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन होने चाहिए। उस कमीशन की आप बात ही नहीं मानते हैं। आप उस कमीशन को सिर्फ एक सिंबॉलिक रखना चाहते हैं। हम उसके पक्षधर नहीं है। आप कमीशन बनाइए, उसको टीथ तो दीजिए, उसको दांत तो दीजिए कि वो कुछ एक्शन ले पाए। आप उसके पक्षधर नहीं है। आप सिंबॉलिकली ये लिखना चाहते हैं कि भाई आपने आरक्षण दे दिया और अब आप उसके कुछ भी मिसयूज कर सकते हैं। आपने इसमें कोई आरक्षण का प्राविधान नहीं दिया गया है। जिस तरह से आपको आरक्षण 27% ओबीसी को देना था, वो आपने पिछली किसी भर्ती में नहीं दिया। आप पेपर लीक कराए जा रहे हैं। आप आरक्षण लेटरल एंट्री से करा रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री क्या बात हुई? वो दे रहे हैं। अरे आप क्योंकि आरक्षण नहीं दे रहे हैं। मिलता अभी था, बात हो रही 27% हमारी सरकार ने आकर आप के दिया। लेटरल एंट्रीज में जा रहे हैं। विश्वकर्मा अब आरक्षण नहीं दे रहे हैं। हमने आकर के सोचा कमाल नंदगोपाल बात जी, करते हैं। आरक्षण, संविधान, ये अब प्राइम मुद्दा हो गया इस चुनाव का, और बाकी सब जो इश्यूज थे बिल्कुल, और वो बहुत बड़ी बात कही है। और प्राइम मुद्दा हो गया क्योंकि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड की चर्चा कर रही थी, भाजपा बता रही थी कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो सब अब डिस्कशन नहीं हो रहा। आपने बहुत अच्छी बात करी है मारिया जी। आज के समय में परिस्थिति ये बन गई है कि ओबीसी के बगैर कोई सरकार बनाने में समर्थ नहीं है, चाहे कोई भी किसी वोट बैंक की बात करता हो। 89 में मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन उससे पहले बन गया था 89 में। उस समय ना बीजेपी की सरकार थी और ना उस समय कांग्रेस की सरकार थी। किसी परिस्थितिवश जो उस समय के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इसको लागू किया और उसके आज रिजल्ट आ रहे हैं। आज के समय में ओबीसी वर्ग के हर जातियां, हर समाज के लोग ये इतने जागरूक हो गए, वो अपने हक के लिए, अपने हकूकों के बारे में समझने लगे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल वर्ग है उसे उसकी, यह आज कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिकल दल ये सोच भी नहीं सकता कि ओबीसी समाज के बगैर वो सत्ता में आ जाएंगे या राजनीति में सक्सेस पा लेंगे। तो ये आज सब दलों की मजबूरी है। रीजन वही है जो अभी सर ने कहा कि संख्या की बात इतनी ज्यादा है कि उनके बगैर कोई भी सरकार बनेगी नहीं, कोई भी सत्ता में आएगा नहीं। तो उन लोगों को मजबूरी वश लेकिन उस समाज के लिए सोचना। ये भी बात है, जब सब आरक्षण के साथ हैं तो फिर इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? ये भी बात है। यही सवाल रहेगा, यही सवाल रहेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और हम फिर वापस आएंगे। सवाल मुकाबला में आज ये है कि आरक्षण पर कौन सच्चा कौन झूठा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा आरक्षण पे हो रही है क्योंकि इस चुनाव में अब सारा स्पॉटलाइट आरक्षण के मुद्दे पर आ गया है। सिद्धार्थ, मैं आपसे अब शुरुआत करूंगी। क्या भाजपा को ये लग रहा है कि कास्ट सेंसस या जातिगत जनगणना का बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसकी वजह से वो उसका काट है आरक्षण का मुद्दा, और इसीलिए आपने पूरा स्पॉटलाइट कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे रख दिया है? नहीं मारिया, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार की नीतियां हमेशा से सर्व समाज को, हम तो कहते हैं ना, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको आगे लाना या उसको लाभ पहुंचाना, यह भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। सब समाज के लोगों को, और उसमें तो सब धर्म के लोगों को, उनको सरकार की फायदा पहुंचे, उनको सरकार की नीतियों का लाभ हो, यह हमारी सरकार की एक प्रायोरिटी रहती है। पर ऐसा इनके यहां नहीं है। कास्ट सेंसस पे बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। 2011 के कास्ट सेंसस के लिए क्यों 2014 तक नहीं डेटा रिलीज किया गया? पार्लियामेंट में खड़े होकर के पी चिदम्बरम ने कहा था, इफ वी रिलीज दिस डेटा इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। कर्नाटक के अंदर आपने करवाया, कर्नाटक में आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप रिलीज कर पाते? तो देश समझता है, और वही सवाल छत्तीसगढ़ की सरकार पर भी था, और इसलिए देश समझता है कि इनकी जो एक बातें हैं वो नैरेटिव बिल्डिंग की है। ये मात्र नैरेटिव बना सकते हैं, पर बात कहीं और होगी। अभी एक छोटा सा 10 सेकंड जोड़ता हूं। अभी कह रहे थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 8% टिकट उत्तर प्रदेश में भाटी जी की पार्टी ने अपने एक परिवार को दी है। कितनी जनसंख्या है 25 करोड़ में से उनकी? अरे विशेष आरक्षण है अपने परिवार को, 8% टिकट ले गए आप।
वो उनकी कितनी थी? ये एक परिवार को आगे रखना, अपने प्रथम परिवार को ही आगे रखना और बात करना सामाजिक कल्याण की, सामाजिक समरसता की, ये दुकान अब पुरानी हो चुकी है। ये अफवाहों का बाजार अब नहीं सजेगा। देश की जनता और खास तौर से देश का पिछड़ा वर्ग अब उनका साथ देने वाला है, जो सबके साथ सबके विकास की बात करता है और वास्तव में पिछड़ों को आगे बढ़ाता है। भाटी साहब जवाब दें। देखिए, एक तो वो पार्टी बात नहीं करे जिसने सन 89 में खुद ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए मंडल कमीशन का विरोध किया था। वो पार्टी बात ना करे जिससे जो आज तक जाति जनगणना करा नहीं पाई है, ना उसका पक्ष में आई है, कभी फ्लिप एंड फ्लॉप कराती है। मैं बताता हूँ, 8 दिसंबर 2000 में पार्लियामेंट में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जाति जनगणना से हमारी आर्थिक और सोशल जो हमारी असमानता है, सामाजिक असमानता है, वो भी हमारी साफ हो। 2011 से लेके 14 तक अगर कांग्रेस ने नहीं की, हम उसके पक्षधर नहीं थे, हम उसकी बार बार मांग कर रहे थे। और उसके बाद भी फिर कांग्रेस बीजेपी आई, उसने क्यों नहीं किया अभी तक जारी? उसने क्यों कहा कि हम जारी कर रहे हैं? आप क्यों बैठे रहे उसके ऊपर? अगर आप इतने ज्यादा ओबीसी के हितैषी थे तो आपने क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, आप जब ये सेलेक्टिव बात करते हैं ना कि इसके नेता को दे दिया टिकट, इसके बच्चे को दे दिया, तो भाजपा की लिस्ट उठा के देख लें। भाजपा की लिस्ट जरूर उठा के देखें और बताएं कि कितने परसेंट दिया है, तो आपको 16% और 20% मिलेगा। कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब वो भाजपा के साथी हो गए, तो जो कास्ट सेंसस का रिपोर्ट है वो रिलीज करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे? देखिए मारिया जी, हम भाजपा के साथ रहे या ना रहे, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो मांग है, हमारे जो एजेंडा है, वो हमेशा हम करते रहे हैं। मैं फिर उस बात को कहूंगी और आपको नागवार गुजरेगा कि यही कारण है कि बिहार में हमने जाति आधारित सर्वे कराया, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक डाटा का होना जरूरी था, और हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने कराया और उस हिसाब से हमने वो हिस्सेदारी दिया है। हमारी मांग हमेशा रही है, क्योंकि हमने स्वयं जाति आधारित सर्वे कराया है, तो ये कैसे अपेक्षा किया जा सकता है कि हमारी मांग नहीं होगी कास्ट सेंसस के लिए? बिल्कुल, कास्ट सेंसस, हमारा स्पष्ट मानना है कि कास्ट सेंसस जरूरी है और इस देश के लिए, क्योंकि जब तक साइंटिफिक डाटा नहीं रहेगा उसके हिसाब से वो कल्याणकारी नीतियां नहीं बन पाएंगी। का अलायंस था भाजपा के साथ, तब आपने कास्ट सेंसस की चर्चा नहीं की। जब अलायंस वो टेम्पररी तेजस्वी के साथ हुआ, तब उसकी चर्चा भी हुई और उसके बाद डेटा भी रिलीज हुआ, तो उसका क्रेडिट आपको दिया जाएगा या आरजेडी को, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अब नंद गोपाल गुर्जर जी, आपके पास आऊंगी। यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह का डिबेट चल रहा है। बात यह है कि जब सब चाहते हैं आरक्षण हो, तो इतना ज्यादा डिवीजन क्यों है? डिवीजन सिर्फ ये दिखाने के लिए डिवीजन है, सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कि हम ओबीसी के सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। हम ओबीसी की जितनी भी उनकी डिमांड्स हैं, उनकी हम ज़्यादा प्योरिटी के साथ या मजबूती के साथ उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ओबीसी अब ये समझने लगा है कि ओबीसी को उसके रिजल्ट मिलने लगे हैं, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, चाहे राजनीतिक दलों में स्थान हो, या पार्लियामेंट में उनकी जगह बन रही है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बन रही है। तो उन लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि यदि हमें या हमारी आगे वाली जो भी पीढ़ियां होंगी उन्हें आगे बढ़ना है या उन्हें अपने आप लेकिन कांग्रेस से ये सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि आप कितने सिंसियर है ऋषि मिश्रा जी। जब आपकी सरकार थी कभी कास्ट सेंसस की बात नहीं हुई, और पी चिदम्बरम साहब ने जो बयान दिया था फ्लोर ऑफ द हाउस, वो सबको याद है। तो अब क्यों मान लिया जाए कि आप कास्ट सेंसस की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जो ओबीसी है बहुत ही क्रूशियल वोट बैंक है चुनाव में, और वो आपके साथ नहीं खड़ा है आज? देखिए बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है उसमें हम लोगों को फंसना नहीं। अब देखिए, ये जो हमारे जो प्रवक्ता हैं, 2-3 चीजें उन्होंने इस डिबेट में कहा है। जाति जनगणना को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का स्पष्ट कहना है, और रिकॉर्ड बयान है पार्लियामेंट में, कि केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। जाति जनगणना को लेकर सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी, स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान है। तो बीजेपी तो किंग कर्तव्य विमूढ़ के पोजीशन में फंसी हुई है। करने पर उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं उस आपके सवाल पे आ रहा हूं। उनके पास उस वक्त तो डेटा था, बस वो छाप करके रिलीज करने की बात थी, आप लोगों ने वो नहीं किया, तो वो आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उसका जवाब नहीं देते।
हमारे जी मैंने जो कहा वो गलत है तो बता रही। नित्यानंद राय ऑन रिकॉर्ड कहा कि जातीय जनगणना कराने के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे भाई जो सिद्धार्थ भाई हैं वो वंशवाद की बात करते हैं। आपके लिए एक मिनट, अशोक भारती, चलिए अशोक भारती पर कैमरा लाइन हैं। ये अशोक भारती जी 30 सेकंड के सबसे बड़े होता क्या? देखिए, हमको ये समझना है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इस सेशन में शामिल हैं, क्या इनके पास रिजर्वेशन को लेकर अपनी कोई पॉलिसी है? क्या सरकार के पास पॉलिसी है? क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई पॉलिसी है एज ए पार्टी? क्या कांग्रेस के पास एज ए पार्टी कोई पॉलिसी है? क्या बीजेपी के पास एज ए पार्टी कोई पॉलिसी है? मैं समझता हूं कि इनकी कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रिजर्वेशन को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है, केवल ऑप्टिक्स है। और हमें यह समझना है कि जिस तरह से सरकारी क्षेत्र में जॉब्स की कमी हो रही है, आज बड़ा इशू यह है कि केवल ये जो चल रहा है मुद्दा इस पे रहेगा, या निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने के लिए क्या भाजपा कह सकती है कि वो जब उसकी सरकार बनेगी तो निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेगी? क्या कह सकती है? समाजवादी पार्टी ने कहा है हम इसके ऊपर। तो मैं समझता हूं कि हमें ऑप्टिक्स से दूर हमें अगर लोगों को सरकार के कारोबार में शामिल करना है जो हजारों सालों से नहीं रही हैं, तो उनके लिए कोई भी तो हमारे पास इंक्लूजन की पॉलिसी है। इंक्लूजन की हमारे पास अब डिबेट का वक्त नहीं रहा। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक भारती, प्रदीप भाटी, सिद्धार्थ यादव, नंद गोपाल गुजर और अंजुम आरा, और उसके साथ साथ ऋषि मिश्रा। मुकाबला में बात यहीं तक। अगले हफ्ते फिर आएंगे, एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम इस देश में जजेस की नियुक्ति धर्म के आधार पर करेंगे। ये पहली बार ये लिखा। मैं पढ़ दूं जी। माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने पेज नंबर 24 पॉइंट नंबर 5, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी व्यूअर जाकर के देख सकता है। पेज नंबर 13 पे पॉइंट नंबर 17 में कांग्रेस पार्टी ये लिखती है कि जो लोन्स हैं उनको भी वो धर्म के आधार पर देगी। एजुकेशन लोन जो युवा को मिलता है उसका भी कैटेगराइजेशन नीडी के आधार पर नहीं है, वो आधार है उसका धर्म। देखिए किस प्रकार से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। 2006 में बीजेपी और जेडीएस की सरकार थी कर्नाटक में। ये इतने ही मुस्लिम इस आरक्षण के विरोधी थे। मुस्लिमों को जो ओबीसी कोटा में दिया गया, ये तो मंडल आयोग के सिफारिश पे दिया गया था। और जब इनको इतनी आपत्ति थी तो 2006 में जेडीएस बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं हटा दिया? 2008 में येदियुरप्पा की सरकार थी, क्यों नहीं हटा दिया?